कई दशकों का विश्वास, एनडीटीवी का विश्वास जो आप लोगों के दिल में रहा है, वो अब हिंदुस्तान के दिल में भी आ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अपना चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब टीवी चैनल्स पर और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इस मुबारक मौके पर हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ के जो जाने माने चेहरे हैं, नामी गिरामी चेहरे हैं, उन सबको यहाँ एकत्रित करें और लोगों से पूछें कि चाहे भोपाल हो या रायपुर हो, जो महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं हिंदुस्तान के दिल की, वो क्या हैं, वो नब्ज कैसे पकड़ी जाए, उसके बारे में क्या जाने। इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत भूपेश। सबसे पहले तो क्योंकि आपने ये नारा लगाया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो सबले बढ़िया एक और चीज़ होने जा रही है, वो है एनडीटीवी का सबले बढ़िया चैनल, जो कि उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज लॉन्च हो रहा है। जरा एक बार चला। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भूपेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा राज्य जो 23 साल पहले बना, ये राज्य बहुत लंबे समय तक भोपाल और मध्य प्रदेश की परछाई में रहा और 23 साल से चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं, एक अलग पहचान इसको मिली है। मैं देखता हूँ कि लगातार हमने इस बारे में पहले भी बात की है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ियावाद जिसको यहाँ पर लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, ये अब एक हाउस होल्ड चर्चा का विषय बन गया है। तो उस लिहाज से आपको कितना अहम और ज़रूरी लगता है कि उसी पहचान को आगे बढ़ाते वक्त खबर में भी वो पहचान आगे रहे? देखिए, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उसके पहले सीपी बरार का हिस्सा था, जब नागपुर राजधानी थी, फिर बाद में भोपाल राजधानी बना। और उस समय से ये एक तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, और उस हिसाब से वहाँ अलग अलग मालवा को, फिर रिवांचल है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य भारत है, उसको सब जोड़ क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश, तो उसके जो बीच का हिस्सा जो भोपाल का, हाँ, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सबको जोड़ के मध्य प्रदेश बना। छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा अपने आप को पेशेंट महसूस करते थे, और इसी कारण से चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसमें एक थोड़ा सा अलग भाव लोगों का रहा है। छत्तीसगढ़ बनने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक ही रहा है, और लगातार यहाँ के चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे संस्कृति कर्मी हों, वो सब इस बात को, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बना भी तो 3 साल तो बनने में निकल गया, और उसके बाद दूसरा जो 15 साल का लंबा अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन लोग महसूस ही नहीं कर रहे थे कि हम लोगों का अपना अलग राज्य बना है। और उसी बात को ध्यान में रख के आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, तो आज हर वर्ग महसूस करता है कि यह हमारा अपना राज्य है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर, भाषा को लेकर, उस सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। यहाँ जो धरोहर है हमारे, उसको भी सहेजने संवारने का काम किया। तब लोग ये पहले भी नारा लगाते थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और अब सबके दिलो दिमाग में है। यहाँ कोई इस नारे से किसी को ठेस नहीं पहुँचती, सब बहुत खुल के दिल से इस नारा को लगाते हैं, क्योंकि सब लोग मिलके छत्तीसगढ़ को बनाए हैं और सबका योगदान है, और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। मैंने भूपेश जी एक चीज़ और नोटिस की यहाँ पर, कल बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग,
कुछ जो मरीन ड्राइव है ना रायपुर की, तेलीबांधा जी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। वो कैमरा देख करके तो थोड़ा सा शर्माते भी हैं, लेकिन फिर हौसला जमाया उन्होंने और आ गए। और एक जो बहुत रोचक चीज़ जो छत्तीसगढ़ के बारे में पता चली वो ये है कि यहाँ के लोग, अगर आप फर्ज कीजिए कि वो आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, तो जिन नीतियों से सहमत नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जिससे सहमत हैं वो भी बोल देंगे। मतलब ऐसे कट्टरता नहीं है कि अगर मैं आपका विरोधी हूं तो मैं धुर विरोधी हूं, फिर मुझे आप में कुछ अच्छाई नहीं दिख रही, और अगर दूसरे का समर्थक हूं तो मुझे उनमें कुछ ऐब ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है ये जो मध्यम मार्ग है, दिमाग खुला रखना, कि आपकी अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं, आपकी बुराइयाँ भी दिख रही हैं, दूसरे की अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं, दूसरे की, यही छत्तीसगढ़ की पहचान है। जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ में आप त्रेता युग से देखें, भगवान राम वनगमन यहाँ किए, ननिहाल भी है। यदि आप कृष्ण के द्वापर की बात करें तो पर भी आपको यहाँ उसकी कुछ न कुछ स्मृतियाँ हैं। बौद्धकालीन आप कहें तो बौद्ध के बड़े स्मारक यहाँ हैं, और उसी जगह में आपने अभी तस्वीर दिखाई लक्ष्मण मंदिर की, तो वो बौद्ध परिसर के अंदर ही है। वहाँ वैष्णव भी है, वहाँ शैव भी हैं, तो वहाँ जैन भी है, वहाँ बुद्ध भी है, वो सब उसी परिसर में आपको दिखेगा। तो सारे जो पंथ है या समुदाय है, संप्रदाय है, उसका समन्वय आपको देखना तो सिरपुर चले जाइएगा, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कबीर का बड़ा प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है, और उसके बाद गुरु घासीदास जी का, विवेकानंद जी का भी प्रभाव हमको छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। तो इन संत महात्माओं और के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन शैली में हर जगह आपको कहीं न कहीं दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कट्टरता कहीं नहीं है, इसलिए खुले मन से दूसरे के विचारों को भी सुनने की क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के नेताओं में है ये? बिल्कुल है। जनता में तो है, नेताओं में है या नहीं? बिल्कुल है। जिस प्रकार से, जैसे मसलन आपकी बात कर लें जी, आपको अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी बुराइयां तो दिखती ही होंगी, लेकिन क्या उनमें से कोई एक ऐसी चीज़ दिखती है जो कि आपको लगे कि ये ठीक कर रहे थे, इसको ज़रा आगे ले जाया जाए? बहुत सारे, देखिए आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री बदला, तो एरावत या क्या बना रहे थे, वो जो राजधानी बंद करा दिया। हमने नया राजधानी बंद नहीं कराया था, वो चल रहा है। यहाँ वो एक शहर के बीचों बीच एक स्काई वॉक, हम आज तक के नहीं तोड़े हैं, लोगों से पूछ रहे हैं इसको बनाए क्या, इसका उपयोग क्यों कर, जितने दूर में वो गंतव्य में पहुंचना है उतनी देर में चढ़ने में लगेगा उसको। तो आखिर इसका उपयोगिता क्या है? और 5 साल बीत रहा है, हम लोगों ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। सलाह सब सुझाव ले रहे हैं, लेकिन ऐसा सुझाव नहीं मिल रहा है जो सच में उसे इम्प्लीमेंट करें और उसका लाभ मिले। तो हमारी कोशिश ये है कि जो चीज़ें बनी हैं उसे बिगाड़ें मत। तो अब हजारों करोड़ का नया राजधानी बन गया, अब न सचिवों का वहाँ निवास बना है, न मंत्रियों का निवास बना है। जब तक ये लोग नहीं जाएंगे वो शहर वैसे ही कैसे, तो हम लोगों ने उसी का निर्माण शुरू किया। तो कोशिश यही है कि पुरानी चीज़ों को हम ख़त्म न करें। जैसे उन्होंने यूपीए सरकार ने भोजन का अधिकार दिया, 5 किलो चावल दिया, पिछले सरकार ने 7 किलो कर दिया। मैं बोले गलत है। राशन कार्ड बीपीएल को मिलता था, एपीएल को मिलता नहीं था। मैं बोले ये भी गलत, उसमें सुधार किया जाए। तो हमने सबको राशन कार्ड दिया और सबको 35 किलो दिया। तो ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार ने कुछ काम किया उसको बंद कर दो, ये हमारा नहीं रहा। पिछली सरकार 7 प्रकार के लघु उपज खरीदते थे, हम 65 प्रकार के खरीद रहे हैं। क्या यही वजह है भूपेश जी की नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आ गए? बिल्कुल सही बात है। बहुआयामी जो सर्वे हुआ उसमें अलग अलग सूचकांक थे और वो जो पैरामीटर बनाए थे, और उस पैरामीटर में
जब यहाँ सर्वे हुआ तो 40 लाख लोग ऊपर आए, जबकि हमको जब सरकार मिली तब आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ये स्थिति थी। अब वो ऊपर आया है। भूपेश जी, देखिए, आपने पिछले 5 साल में अच्छे से ये जनता को बता दिया है कि आपने क्या काम किया है, वो चाहे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो या आपके काम के माध्यम से हो। एक जनरल अवेयरनेस दिखती है छत्तीसगढ़ में लोगों को कि क्या काम हो रहा है, सरकारी स्कीम के बारे में बातचीत, और वो छत्तीसगढ़ पर गर्व गौरवान्वित महसूस करने वाला वो भी सब दिखता है। चुनावी मौसम है, 4-1 महीने में अभी चुनाव होंगे। नहीं, थोड़ा जल्द और जल्दी लंबा बता दिया। हाँ? लंबा बता दिए, 3 ही महीने बचा। 3 महीने बचा है जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन 3 महीने में जब चुनाव होगा तो आपके पास आगे के 5 साल का क्या विजन है और क्या ब्लूप्रिंट है जो आप जनता के सामने प्रस्तुत हुए? जो आपने कर दिया वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, आगे क्या? देखिए, इसके लिए तो पार्टी की घोषणा पत्र समिति बनी है और निरंतर वो बैठक भी कर रही है, लोगों से सलाह भी ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो निरंतरता में हैं, उसे हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा। मान लो हम लोग नारा दिए थे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, इसको हमने शुरू किया, तो वो तो जब तक कि हमारे 30,000 नाले रिचार्ज नहीं हो जाएंगे, हर गांव में गौठान नहीं बन जाएगा। अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है, तो अभी तो हर ब्लॉक में 2 किया है, अब उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो ऑन गोइंग, जैसे हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू किया, करीब हिंदी और अंग्रेजी करके 700 स्कूल, 750 स्कूल हमने खोल लिया। लेकिन उतना पर्याप्त है क्या? पहली बार अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खुला शासकीय तौर पे। अभी अंग्रेजी कॉलेज हमने 10 शुरू किए हैं, पहली बार हो रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे 12वीं के बाद, तो सबका तो मेडिकल कॉलेज में नहीं हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होगा, कॉमर्स भी है, आर्ट भी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं? तो कॉलेज की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्कीम हैं जो निरंतरता हमको लेना पड़ेगा। और यही आपका अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट है? नहीं, विजन यही भर नहीं है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी है, हाँ। इसके अलावा तो घोषणा पत्र का इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए उसका इंतजार करेंगे। लेकिन क्योंकि 3 ही महीने रह गए हैं तो इसमें एक चीज़ और है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 2 तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि जो सरकार है वो, एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल सरकार रही, और एक होती है सरकार के जो विधायक हैं उनकी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की उनकी एंटी इनकम्बेंसी। इन दोनों फ्रंट पर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक के गवर्नमेंट की बात है तो हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर, हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, तो वहाँ सरकार के प्रति नाराज़गी दिखाई नहीं देती, चाहे शहर हो या गांव। नाराज़गी दिखाई देती है वो एमएलए के खिलाफ कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे और थोड़ा सा नीचे जाएं तो विधायक तो अच्छा है, उसके साथ जो आसपास के जो लोग हैं, 2-4 लोग, वो गड़बड़ है, तो वह एंटी इनकम्बेंसी उसी स्तर पर भी है। ओ, तो ये विधायकों के लिए आपका एक संदेश है कि जो साथ में चल रहे हैं उन पर भी जरा, उनको भी भाई संगत का असर तो पड़ता ही है। हाँ। यदि मैं संकेत उपाध्याय के साथ बैठा हूँ तो उसके जो व्यक्तित्व तो उसका प्रभाव तो मुझे और पड़ेगा, उसका लाभ हानि दोनों मिलेगा मुझे। देखिए, अभी आप दुष्प्रभाव की बात कर रहे थे, फिर आपने मेरा नाम ले दिया। ये तो जरा ठीक बात नहीं है। मैंने कहा अच्छे बुरे दोनों के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो देखिए, जब टिकट बंटवारा होता है तो उसमें अब जैसे हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, अभी चुनाव में समय है लेकिन एक लिस्ट आ गई है, और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तो उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी कर दिया है। ऐसे में आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती होगी कि ये चिन्हित करना कि कौन सा विधायक है, जो कहीं ऐसा ना हो कि जब बाद में गणित बिठाई जाए तो उसमें काम आपने किया, चेहरा आपका, लेकिन तकलीफ हो क्योंकि नीचे किसी विधायक ने काम नहीं किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से अनेक चुनाव हारती रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद हम लोग जीतना भी सीख गए हैं। आप चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और 71 था, हाँ, हमारे पास 71 तो विधायक हैं ही। हाँ, अब वो 71 के बाद वो आंकड़े और भी बढ़ेंगे, लक्ष्य भी और बड़ा, जैसे कि अभी 75 का नारा लगा। हाँ, आपकी बार 75 पार। हाँ हाँ,
ये बताइए, ये मैंने लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि बहुत कुछ भूपेश बघेल जी जो केंद्र में होता है, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जिस तरीके के नारे लगाती है, वैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ में वो मॉडल बना दिया है। ये अब की बार वाला नारा जो है वो हम जानते हैं कि 2014 में भी आया, 2019 में भी आया। तो इस आरोप पर आप जवाब किस तरीके से देंगे कि जो मोदी केंद्र में, वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में? ना भाई, मोदी जी हैं, भूपेश तो भूपेश है, दोनों कोई तुलना नहीं हो सकती। वो बिना काम के ही डंका पीट लेते हैं साहब, वोट बटोर लेते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, है ना, 15-15 लाख हर के खाते में जाएंगे। 10 साल हो गया, हमारा अमित श्रीवास्तव देख ही रहा है खाता खोल के कब आएगा, लेकिन आया नहीं था। और हम लोगों ने जो कहा सो किया। यदि किसानों की ऋण माफ़ी की बात है तो ऋण माफ़ी हुई, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात है। कोरोना काल भी आया, भारत सरकार ने अड़ंगे भी लगाए, तब भी हम देते रहे। अभी 2640 रुपये पड़ा है, अब तो 20 क्विंटल भी खरीदने वाले हैं, अगले साल तो फिर और बढ़ जाएगा। तो जो काम हम लोगों ने, जो वादा हम लोग जनता से किया था, जैसे 35 किलो चावल देने की बात है, बिजली बिल आधा करने की बात है, वो सब का लाभ लोगों को मिल रहा है। जो नहीं कहा था वो भी कर दिया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए हम लोगों ने नहीं कहा था, लेकिन किया। वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं और जनता हमसे बेहद संतुष्ट हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सबके लिए। भूपेश जी, ये बताइए कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मैं पार्टी नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ। जैसे कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा आप, कांग्रेस में इस सरकार का चेहरा आप हैं, तो आपका मुकाबला किससे है छत्तीसगढ़? देखिए, मैं तो पिछले 4.25 साल से रमन सिंह को सामने रख के बात करता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको चेहरा बनाना नहीं चाहती। वो बोले मैं छोटा चेहरा हूँ, ऐसा भी बयान दिया रमन सिंह जी। तो पुरंदेश्वरी जी ने कहा वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब वही लोग चेहरा नहीं मानते तो मैं क्या करूं? मैं तो मानने के तैयार हूं, मैं रमन सिंह ही चेहरा हो। तो आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से डॉक्टर रमन सिंह आपके प्रतिद्वंदी हैं? नहीं, मैं तो भूपेश बघेल वर्सेस डॉक्टर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मानने के तैयार है नहीं है ना, मैं कैसे करूं? तो कभी वो अब धर्मलाल कौशिक को बदल के नारायण चंदेल को ले आते हैं, है ना, तो कभी अब उसको टिकट भी काट दिए भाई। अभी जो उनका प्रदेश अध्यक्ष था विष्णु देसाई, उसके पहले राम सेवक पैकरा थे, उसकी टिकट कट गई राम सेवक पैकरा की, विष्णु देसाई बदल के और कोई आ गया, अरुण साहु आ गए। तो ये तो बार बार चेहरा बदलते रहे, तो इनको अपने ही नेताओं पे विश्वास नहीं रहा। कुल मिला के बात ये है। एक चीज, क्योंकि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, एक बात हमेशा बीजेपी कहती है और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनावी हिंदू हैं। जैसे कि राम वनगमन पथ हो गया, या फिर अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मंदिर जाना, आरती करना, ये सब चुनाव के वक्त इसका फिक्र और जिक्र ज्यादा दिखती है, ऐसा आरोप है उनकी तरफ से कि आप लोग चुनावी हिंदू हैं। इस पर आप क्या जवाब? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग जब चुनाव आते हैं तब जोर से नारा लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, और उसके बाद भूल जाते हैं। 15 साल रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का मौका मिला था, राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाया? यहाँ से 15 किलोमीटर में चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, रमन सिंह कभी झांकने भी गया हो? रमेश बैस का गांव है जो राज्यपाल है अभी महाराष्ट्र में, कभी उसको जीर्णोद्धार करने की सोचे उन्होंने? नहीं किया। गौ माता की बात करते रहे, गौ माता के नाम से खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन गायें इस ज़माने में खूब मरी और पैसे खूब बटोरे। लेकिन हम लोगों ने, वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, उससे जोड़ के हम लोग काम किए। हम उसके नाम से वोट नहीं मांगते साहब। राम यहाँ कण कण में बसा है, जन जन में बसा हुआ है। हमारे तो भांचा राम है, सबरी के राम है, बनवासी राम है, कौशल्या का राम है, हम सबके राम है। हम तो उस हिसाब से करते हैं, उसके नाम से वोट नहीं मांगते। ये लोग वोट मांगने के समय याद करते हैं राम को, बचत समय का कोई का मतलब चुनावी हिंदू आपके हिसाब से वो हैं? वो हैं।
और हिंदू हैं तो फिर उसके नाम से वोट क्यों मांगना भाई? आप देखिए प्रजातंत्र में आप इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि जनता के आप बेहतरी के लिए काम करेंगे, उसकी जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे, उनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके लिए आप चुनाव लड़ते हैं। आप उस क्षेत्र में किए क्या हैं ये आपको बताना चाहिए। ये तो हमारे आस्था के केंद्र है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हम काम चलिए, ये तो बीजेपी से जुड़े हुए बहुत सवाल हो गए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी कांग्रेस और तमाम और दल मिल करके INDIA अलायंस बनाया है और इसको प्रधानमंत्री ने घमंडिया अलायंस भी बोला और बीजेपी ने और भी तंज कसे। लेकिन इसी अलायंस के अंदर जो दो दल हैं वो एक दूसरे के साथ दिखते भी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी रहते हैं, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आप ही के राज्य में छत्तीसगढ़ में INDIA अलायंस जरूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ आकर के प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं और संभवतः यहाँ पर चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें गठबंधन कहाँ अपने आप को पाता है, और आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में जो उनका आगमन हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक के उस बैठकों में मैं था भी नहीं उसके किस प्रकार से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहे हैं उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उससे। हमारे सीनियर लीडर उसको देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। वही मैं संकेत जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए मुझे, आप बीच में काट रहे हैं। मैं क्योंकि ये सब राष्ट्रीय स्तर पे सारी चर्चाएं हो रही है। अभी पहले पटना में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, अब 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने वाला है। तो ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बैठकें हो रही है। अभी जो लोग और जो राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में शायद इसके बारे में कोई बात ना हो। और यदि अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तो आए अभी सभी बहुत सारे दल के लोग आएंगे और अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, वो सब लोग करेंगे, हम लोग भी बोलेंगे सब। उसमें क्या है? एक बात वो अक्सर कहते हैं कि मैं जो दिल्ली में स्कीम लागू करता हूँ वो सब राज्य में भी वही स्कीम, जैसे कि स्कूल योजना, बिजली योजना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी या और दल जो हैं वो मेरी स्कीमें लागू कर रहे हैं। ऐसे उनके कई चुनाव में प्रचार के वक्त भाषण है। छत्तीसगढ़ में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा है, अपने मियाँ मिट्टू बनते हैं, अपने पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाने दीजिए, खुश होने दीजिए, हमको क्या करना है? हमको तो छत्तीसगढ़ में जो आवश्यकता है हम उसके हिसाब से योजना बनाते हैं। किसी की नकल करने से कोई आदमी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो वहाँ की आवश्यकता है, लोगों की जो डिमांड है, उसके हिसाब से योजना बनाएंगे, उसे क्रियान्वित करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मान लो बहुत सारी बातें कहते हैं, केजरीवाल जी से केवल एक लाइन में पूछ देता हूँ। आपने कहा कि बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं तो कितने जब ये आया कोरोना आया, कितने लोगों की जान बचाने में सफल हुए? और मैं बता रहा हूँ, मेरे हाट बाज़ार क्लिनिक योजना है, मेरे मेडिकल मोबाइल यूनिट जो शहरों हम घुमाए किए हैं, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला है मैं बता सकता हूँ। ऑक्सीजन तक तो उपलब्ध नहीं करा पाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे। और हमने ऑक्सीजन यहाँ न केवल यहाँ के लिए बल्कि देश के और दूसरे राज्यों को, आधा दर्जन राज्यों को हमने ऑक्सीजन दिया था। यहाँ दवाई की कमी नहीं हुई। दिल्ली वाले हमसे रेमडेसिविर मांगते थे और हम लोग उपलब्ध कराते थे। तो आलोचना करना तो किसी भी की जा सकती है। मैंने केवल एक उदाहरण बताया, बहुत सारे बता सकते हैं केजरीवाल जी के बारे में या फिर उसे सरकार के बारे में। केजरीवाल के व्यक्तिगत मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, कि सरकार की बहुत सारी आलोचना की जा सकती है। अपने प्रचार करना, ढिंढोरा पीटना, पीटिए, कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता ये आरोप भी लगाते हैं कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहां बेसिकली वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए जाते हैं, वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको लगता है छत्तीसगढ़ में भी कहीं ये होता हुआ दिख रहा है अगर वो यहाँ आते हैं? नहीं, पिछले समय भी कोशिश कर ली लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और इस बार? इस समय भी सफलता नहीं मिलेगी, इस समय भी नहीं मिलने वाली। चलिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता था, ये वापस आना चाहता हूँ बीजेपी की लिस्ट पर। 21 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज अपने आप को देने का प्रयास है कि देखो हम तो इतने तैयार हैं कि हमने 3 महीने पहले से ही लिस्ट बनानी शुरू कर दी? हाँ, उसका विरोध भी शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इतने 3 महीने पहले आपने
डिक्लेयर भी कर दिया, तो उसमें आपको पहली बात तो यह है कि जो सूची जारी हुई उसमें इतना प्रिंटिंग मिस्टेक है, लुंडरा है, वो लुंद्र कर दिया साहब, है ना। अब उसी प्रकार से अब एक हमारे पार्टी से गया, ठाकुर है, क्या नाम उसका, देवलाल ठाकुर, हमारी पार्टी, हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी थे। अब देवलाल हलवा ठाकुर, उसको बना दिया, मिंज है उसको भिंज कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब इतने हड़बड़ी क्या थी भाई। एक तो ये, दूसरी बात, आपको अपनी पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा, जो दूसरे दल से आए हैं उसको टिकट देते जा रहे हैं। इतने पहले शुरू किए, चलो आखिरी में अब कोई नहीं मिला भाई तो जो आया उसी को दे दें। अब तो दूसरे पार्टी से आए उसी पहले लिस्ट में, और जो उसके परंपरागत रूप से जो साल दर साल काम करते रहे हैं उसके लिस्ट में नाम भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि 15 अगस्त तक भाषण आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, परिवारवाद ने देश को बहुत नुकसान किया, बड़े जोर से बोले थे। अब मुझे चिंता रमन सिंह जी की है, उसके बेटे अभिषेक सिंह की, क्योंकि उसके भांजे की टिकट मिल गई है खैरागढ़ से, तो रमन सिंह की टिकट भी अब कटने का संकेत है। ये एनालिसिस मैं देख रहा हूँ। फिर आप किससे मुकाबला करेंगे? आपने तो, आप कहते हैं आपके तो प्रतिद्वंदी वही हैं। तो ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी है, वो 2023 की तैयारी नहीं कर रहे, 2028 की तैयारी कर रहे हैं। 2028 छत्तीसगढ़ चुनाव। हाँ। लास्ट में मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और फिर से आ रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ियावाद पर, क्योंकि मुझे ये बात बहुत रोचक लगी। आपके जो धुर विरोधी भी हैं, या जो विचारधारा में भी कांग्रेस में विश्वास नहीं करते, उनका भी ये मानना है कि एक छत्तीसगढ़ियावाद दिखा है पिछले 5 सालों में। उसके कुछ अंश तो हमने यहाँ पर स्टेज पे भी देखे। आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, यही वो हॉल था, यही वो मंच था जहाँ आपने, जब आपकी सरकार के 1 साल हाँ, में तो, बस मैं उधर बैठा था, आप इधर बैठे थे। हाँ और आपने लट्टू चलाया था। हाँ, अचानक जेब से ऐसे निकाले और मुझे दे दिया आपने। और अभी कुछ समय पहले आपने गेड़ी पे चढ़े आप। ये जो छत्तीसगढ़ियावाद है, ये आपको क्यों लगता है कि बहुत ज़रूरी है? और क्या ये छत्तीसगढ़ को, जो पहले एक एक्लिप्स्ड एग्जिस्टेंस थी, कि मतलब वो मध्य प्रदेश में ही अपने आप को कहीं खोया हुआ पाता था, क्या उसके बीच में ये करना आपको लगता है बहुत ज़रूरी था, और इसका असर लोगों में दिखेगा? गौरवान्वित महसूस करना आप छत्तीसगढ़ के। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में आप देखें वो संस्कृति आज भी जीवित है। चाहे ब्रज की बात करें, अवध की बात करें, चाहे आप बिहार में आप चल दें तो अलग अलग रीजन आपको मिलेंगे, बंगाल में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी है छत्तीसगढ़िया। तो अलग अलग संस्कृति जो इसको आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, और सांस्कृतिक रूप से हम लोग सब एक दूसरे, महाराष्ट्र में आप चल देंगे विदर्भ का अलग है, कोंकण का अलग है, मराठवाड़ का अलग है। आप कर्नाटक में भी चल देंगे तो वहाँ भी आपको मुंबई कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, इस प्रकार से। अब मान लो आप वहाँ भी तेलंगाना में भी जाते हैं तो पर भी अलग अलग आपको कल्चर दिखाई देगा। उड़ीसा में चल दें तो वहाँ के कल्चर भी अलग अलग आपको मिलेगा। तो पहले तो भाषा के हिसाब से राज्य बन गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज भी वो संस्कृति जीवित है। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये जितना भी ये तथाकथित इसका राष्ट्रवाद है ना, उसका जवाब ये संस्कृति ही है। और इस संस्कृति जहाँ खड़ा कर दो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं नहीं टिकते। उसको आज तक के 4 साल, पौने 5 सालों को जवाब ही नहीं ढूंढ पाए। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया और उसको अपनाया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है साहब, और उसी फिर धाराशाही हो जाते हैं, वही नतमस्तक हो रहे हैं। जाते जाते, क्योंकि देखिए एक प्रथा रही है भूपेश जी, लट्टू से लेकर गेड़ी से लेकर के, तो इस बार मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं मुझे मालूम है। तो एक, क्योंकि यहाँ राम की बात हो रही है, यहाँ हिंदू की बात हो रही है, तो अगर कोई राम भजन आपके मन में हो, या जो भी चीज़ आप गाना चाहें।
ये तो अच्छा धर्म संकट में डालते हैं। हर समय कुछ न कुछ फंसाने का काम करते हैं, लेकिन हर 2 बार तो बच गया हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पद कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।